ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या था, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है और वेलोसिटी आरएमएस क्या होता है वो समझा भी दिए थे और आपको उसका फॉर्मूला बता चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है। प्लस हम लोग क्या था, हम लोग को उसका रेशियो 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 भी आपको पता होना चाहिए। जैसे रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इतना होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इवन आप उस उल्टा करके रेशियो निकालते हैं, एक जो प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन भी आपको आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक होगा ना। उसके अलावा लास्ट क्लास में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा चुके थे, तो ध्यान देना इस कर्व का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, हम फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं। तो कर्व बताता क्या है, तो कर्व बता क्या रहा है कि आपका जो बहुत सारा सैंपल में बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, तो हर पार्टिकल का अपना एक वेलोसिटी होगा, हर पार्टिकल का अपना एक वेलोसिटी होने वाला है। तो जो वेलोसिटी का जो वेरिएशन होगा ना, इसको ऐसा सोचना है, मतलब आपके पास आपका स्कूल में क्या हो, बहुत सारे बच्चे होंगे, नर्सरी का बच्चा होगा, 1 का बच्चा होगा, एलकेजी का होगा, यूकेजी का होगा, 2 3 4 5 6 7 8 सब होगा। अब सारे बच्चों को अगर बोल देंगे, सारे बच्चों को जमा कर लिया और सबको लेके चले गए एक क्रिकेट का फील्ड में चले गए, या मान लो एक बहुत बड़े फील्ड में चले गए हम लोग, ठीक है। और सारे बच्चों को बोले कि तुम दौड़ो, हुआ क्या कि जो क्लास 9 10 11 का बच्चा लोग उसको बहुत फास्ट दौड़ना चालू करेगा, लेकिन जो नर्सरी का बच्चा क्या होगा, बैठ जाएगा, तो बोले हम दौड़ेंगे ही नहीं। तो पॉइंट क्या है बोलने का है कि नर्सरी का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर हम पूरे, अगर आपके स्कूल का मान लेते हैं कि सैंपल स्पेस 5,000 बच्चों का था, आपके स्कूल में 5,000 बच्चे अगर मान लेते हैं कि आप फेडरल केस मानते हैं कि आपके स्कूल में 5,000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो 5,000 बच्चों में से अगर हम स्पीड सबका देखेंगे तो सारे का स्पीड सेम नहीं है। किसी का 0 स्पीड है, किसी का 8 मीटर पर सेकंड होगा, किसी का 9 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ये आपका स्पीड का वेरिएशन है। तो आपका जो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 मीटर से लेकर 9 मीटर तक में वैरी कर सकता है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड होता है, उतना कोई दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। 9 मीटर पर सेकंड हम लिमिट मान लेते हैं कि आपका मैक्सिमम स्पीड जो होगा 9 से 10 से मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई अचीव कर सकता है। तो आपका जो वेलोसिटी होगा, यानी जो बच्चों का जो वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर से लेकर 10 मीटर तक वैरी करेगा। तो 0 मीटर में ये होगा, तो बैठ जो कुछ बच्चा बैठेगा, मतलब कुछ बच्चों का जो वेलोसिटी 0 होगा उसका नंबर भी कम होगा। नर्सरी का ही कुछ ही बच्चा होगा, इवन नर्सरी के जो बच्चे होंगे उसमें भी कुछ लोग दौड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक दो ही बच्चा होगा जो बैठ जाएगा, जो दौड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो बहुत कम बच्चे का नंबर होगा जिसका वेलोसिटी 0 होगा, और बहुत कम बच्चे का नंबर होगा जिसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा। मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि उजैन बोल्ट, आप लोग ओलंपिक का गोल्ड मेडल जो जीतता है उजैन बोल्ट, उसका स्पीड ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड से कुछ ज्यादा होता है। उतना स्पीड से भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बच्चा नहीं दौड़ सकता है। पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी उजैन बोल्ट है, तो आपके स्कूल में मे भी होगा, एक हो सकता है, उससे तो नहीं हो सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी भी एक ही पार्टिकल, एक ही बच्चा अचीव करेगा, और 0 मीटर पर सेकंड भी क्या है, एक दो ही बच्चा अचीव करेगा। तो जो वेलोसिटी का हायर जोन है वहां भी क्या होगा, बच्चे का नंबर कम है, और जहां पर वेलोसिटी का लोअर जोन वहां बच्चे का नंबर क्या है, कम है। तो अगर मतलब फ्रैक्शन निकालने की बात कर रहे हैं, तो अगर फ्रैक्शन निकालोगे तो 10 मीटर पर सेकंड में कितना फ्रैक्शन होगा, तो 1/5000। और 0 मीटर पर सेकंड में क्या क्या होगा, तो 1/5000। ये भी ऐसे बोल सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन का देखोगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत कम है, हायर साइड में, लोअर साइड में। तो वही चीज यहाँ पे भी सोचो ना, यहाँ पे भी क्या है कि आपका जो कर्व है ना, कर्व में बेसिकली एक वाई से फ्रैक्शन बताया हुआ है, कितना फ्रैक्शन का पार्टिकल क्या होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड है एक्सेस पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या 0 है, और यहाँ पे जैसे जाएगा तो क्या होगा, आगे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हायर वेलोसिटी साइड में भी क्या होगा, जो पार्टिकल का नंबर क्या होगा, घटते जाएगा। यानी हायर वेलोसिटी में क्या होगा, पार्टिकल का नंबर क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। और जो आपका लोअर वेलोसिटी साइड है, यानी लोअर रेंज की साइड है, वहां पे क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी का नंबर, वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा वहां, यानी लोअर वेलोसिटी में भी क्या होगा, आपका फ्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। ज्यादा कहाँ दिखेगा, 5 मीटर 6 मीटर पर सेकंड पे क्या होगा, इस स्पीड पे बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे, ठीक है। यानी बहुत सारा बच्चे, मान लो कि आपका जो 5,000 बच्चों का मास है उसमें से 2,000 बच्चे का स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी आपका मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनका मैक्सिमम बच्चे कौन से स्पीड को अक्वायर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे 5 मीटर पर सेकंड को अक्वायर कर अगर मानते हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी आपका मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उस स्पीड को अक्वायर करना चाहता है। तो अब अगर हम उसका अगर फ्रैक्शन निकाल, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2,000/5000, 2,000/5000, यानी क्या होगा 2/5।
तो वो आपका फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा सारे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में। जो जिस स्पीड को मैक्सिमम फ्रैक्शन अक्वायर करेगा उसको बोलते हैं मोस्ट स्पीड। यहाँ पे जो पीक होता है ना ग्राफ का, जैसे इस ग्राफ का देख ले, इस ग्राफ का हम बात कर रहे हैं, ये जो पीक का बात किया जाता है, पीक जो पीक पीक यानी पीक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, यानी यहाँ से हम फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पीक फ्रैक्शन जिस वेलोसिटी को अक्वायर करेगा उस वेलोसिटी को बोला गया है v मोस्ट प्रोबेबल। तो मार्क किया होगा v मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, तो ग्राफ जो ऊपर वाला ग्राफ उसको ऊपर देख, यहाँ से ग्राफ ऐसे गया है और ऐसे जाके ऐसे डिक्लाइन करता है। तो अगर वेलोसिटी लोअर होगा, सर ग्राफ का पीक होगा वीएमपी। ग्राफ का देखो सुनो, हाँ ग्राफ का जो पीक पॉइंट है ना, उस पीक पॉइंट का मतलब क्या है, इस पीक या इधर अगर वाई से मूव करोगे तो बताएगा फ्रैक्शन के बारे में, और एक्सिस की तरफ मूव करते हो तो क्या बताएगा वेलोसिटी के बारे में। तो इस पॉइंट पे आपका जो फ्रैक्शन का जो वैल्यू है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन जिस वेलोसिटी को एक्वायर करेगा वो नीचे दिखाया हुआ है, उसको बोलेंगे वीएमपी, ठीक है। तो जो पीक पॉइंट है उस पॉइंट का जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, और उस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। यस सर। बात समझ में आ रहा है? यस तो यस सर। अभी देखो बच्चों में क्या था, अगर हम इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं बच्चों के एग्जाम्पल से, तो बच्चे के पास कितना था, तो बच्चों का अगर 5000 पार्टिकल का बात कर रहे हैं, तो 5000 पार्टिकल्स यानी बच्चों का बात कर रहे हैं, तो 5000 बच्चों के पास स्पीड का कितना वेरिएशन हो सकता है, तो 5000 बच्चों का दौड़ा देंगे तो 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड में वेरी करता है उनका स्पीड, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 5000 बच्चों को सबको एक बुलेट बैठा दे, बुलेट पे, और सबको एक बुलेट दे दिए, ठीक है। अब बुलेट पे बैठ के बाइक चलाने के लिए ड्राइवर बैठा दिए उसके साथ, ताकि बच्चे हैं, बच्चों को बाइक चलाने नहीं दे रहे हैं, ड्राइवर बैठा हुआ है। तो अब बुलेट का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है आप लोग के हिसाब से? ठीक है, 0 मीटर मतलब मिनिमम स्पीड क्या होगा, 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है बुलेट का स्पीड, मीटर पर सेकंड में बात करेंगे हम लोग, तो मीटर 40 मीटर पर सेकंड तक तो जा ही सकता है बुलेट, नहीं जा सकता है? सर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता 40 मीटर पर सेकंड पे, 25 सर मीटर उससे ज्यादा जा सकता है, ठीक है ज्यादा, ठीक है 40 मीटर पर सेकंड लेके चल रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि बच्चों का अगर हम मान लेते हैं कि बच्चे का नंबर तो सेम ही है ना, 5-6 बच्चे हैं, लेकिन अगर हम बुलेट दे देंगे तो सबके पास एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होने वाला आप समझो उसको, एनर्जी अगर हम बढ़ा देंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा समझो, कि अगर हम सब बच्चों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, नंबर तो 5000 है, नंबर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट हमको पास एनर्जी बढ़ गया, तो अब क्या होगा, जो पहले सारा अगर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी मेरा इंटीग्रल है, अगर हम जूम कर रहे हैं कि सारा वेलोसिटी से भी इंटीग्रल होगा, मतलब फ्रैक्शन का वेलोसिटी मेरे पास नहीं होगा, या तो 1 2 3 4 ऐसा ही होगा, ये सोच लेते हैं, ठीक है। तो पहले 5 जो बच्चे थे वो 1 से लेकर 10 तक वेलोसिटी, सॉरी 0 से लेकर 10 तक वेलोसिटी को अक्वायर कर सकते थे, तो 0 से लेकर 10 तक में ही सारा बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना ही बच्चे थे वो 0 से 10 में डिस्ट्रीब्यूशन का था। अगर बच्चों के पास बुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, उनका स्पीड क्या होगा, तो उनका जो एक्वायरिंग स्पीड है वो 0 से लेकर 40 तक में वेरी करेगा। बुलेट के बैठने के बाद आपका स्पीड जो होगा 0 से लेकर 40 तक वेरी करेगा ना। तो अब बच्चों का नंबर तो सेम ही है, तो वही सारे बच्चे क्या होगा 0 से 40 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 0 से 40 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो एनर्जी देने का इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका इम्पैक्ट क्या होगा कि ज्यादा वेलोसिटी एरिया के साइड जो पोर्शन है वहां पे पार्टिकल बढ़ेगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि दौड़ के एक बच्चा अगर 10 मीटर पर पहुंच रहा था, तो अगर बुलेट पड़ा था तो बहुत सारा बच्चा क्या होगा 10 को क्रॉस कर लेगा आराम से, 20 25 30 40 से पहुंच जाएगा। तो 40 स्पीड पे पहुंच के बहुत कम बच्चा होगा, लेकिन 10 15 को बहुत लोग क्रॉस कर लेगा ना बुलेट बैठने के बाद। तो अगर आप एनर्जी दोगे तो क्या होता है, हायर वेलोसिटी जोन होता है वहां पे क्या होता है, पार्टिकल्स यानी बच्चों का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, वहां पे बच्चों का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रहा है? अब हायर वेलोसिटी में पार्टिकल बढ़ेगा तो इसका मतलब कहाँ से पार्टिकल आ रहा है, तो बीच में जो 5 मीटर पर सेकंड में जो बच्चे दौड़ रहे थे वही बच्चे तो आगे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब 5, अगर मान लेते हैं कि 2000 बच्चे अगर ठीक है, अगर 2000 बच्चे अगर आपके पास 5 मीटर पर सेकंड से अगर वो मूव कर रहे थे पहले, तो उस 2000 बच्चों में से कुछ बच्चे क्या होंगे 15 मीटर पर सेकंड पे चले जाएंगे, कुछ बच्चे क्या होंगे 20 मीटर पर सेकंड पे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो जो मोस्ट जो ही पार्टिकल अगर रिडिस्ट्रीब्यूट होगा तो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट पे से क्या होगा, आपका फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। उसको अप्रिशिएट करो,
मतलब मेरा बोलने का मतलब है जो 0 से 10 तक में डिस्ट्रीब्यूशन था वही 0 से 40 में अगर जाएगा और पार्टिकल सेम है तो हर पॉइंट पे क्या होगा, पार्टिकल का नंबर घटेगा, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, फ्रैक्शन घटेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, हायर जोन साइड, यानी हायर जोन साइड में क्या होगा, आपका पार्टिकल ज्यादा बढ़ेगा तो हायर जोन साइड का क्या होगा, फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ समझाया गया है कि गैसेस पार्टिकल को हम एनर्जी देंगे, यानी गैसेस पार्टिकल को एनर्जी हम कैसे देते हैं, तो गैसेस पार्टिकल को हम एनर्जी देंगे टेम्परेचर बढ़ा के। कैसे देंगे, टेम्परेचर बढ़ा के। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे जो पहला जो कर्व है, तो पहला कर्व है टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, उसमें अभी मार्क कर रहा हूँ। और उसके नीचे जो कर्व है वो है T2 पे, क्या है, तो T2 पे है, टेम्परेचर बढ़ा दिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने का इम्पैक्ट क्या होता है, ध्यान देना। तो ये जो रेड लाइन से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टेम्परेचर T2 पे है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो देखोगे जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि आपका जो हायर वेलोसिटी साइड है, जो हायर जोन साइड है, ये हायर जोन है, इस जोन में आपका फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया, आपका फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया है। ठीक है, और आपका जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट था, मोस्ट प्रोबेबल जो पॉइंट था, यानी इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, तो देखोगे वो शिफ्ट कर गया है, शिफ्ट कर गया, पहले यहाँ पे था, अब इस ग्राफ का मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट कहीं आगे शिफ्ट कर गया, मतलब आपका अगर एनर्जी दोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट कहीं आगे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये नया मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट बन गया, यानी अब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा कुछ और होगा, लेकिन उस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को जो फ्रैक्शन का जो वैल्यू है ना, देखना फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। पहले कुछ ऊपर में था, अब कुछ फ्रैक्शन जो होगा वो घट जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका टेम्परेचर का स्टडी। लेकिन इसमें खास बात क्या है, जो ग्राफ का एरिया है, ग्राफ का जो एरिया है, ग्राफ का एरिया किसको बोले जाना ना, तो ये देखो ऊपर वाले ग्राफ का एरिया जिसको मैं ब्लैक पेन से शेड कर रहा हूँ, तो ग्राफ का एरिया है ऊपर वाले का, और मैं नीचे वाले ग्राफ के लिए यूज कर रहा हूँ दूसरा कोई कलर। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो, तो नीचे वाले के लिए मैं यूज कर रहा हूँ पर्पल कलर। ये ग्राफ का एरिया इसका हो गया, दोनों का ग्राफ का एरिया सेम होना चाहिए कि दोनों ग्राफ का एरिया का सम क्या होगा, 1 होगा। जो एरिया होता है ना, एरिया ये सारे फ्रैक्शन का सम है, जो एरिया हम बात कर रहे हैं वो सारे फ्रैक्शन का सम है, और सारे फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो चाहे ऊपर वाले ग्राफ का एरिया निकालो या नीचे वाले ग्राफ का एरिया निकालो, उसका फ्रैक्शन सम 1 होना है। तो इसलिए देखना कि अगर यहाँ पे ऊपर उठा हुआ था तो ऊपर वाला ग्राफ, ठीक है, तो अगर ये नीचे वाला ग्राफ अगर नीचे जाएगा ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये आगे जाके ऊपर उठ जाता है, ताकि ये कंपनसेट हो जाए। समझे, इसमें क्लियर आप लोग को? सर ये तो सर एरिया वाला पार्ट सर एक और बार। देखो सुनो मेरे बात समझो, तो इसको आप लोग अच्छे समझो थोड़ा सा। देखो ये जो वर्टिकल, देखो सिंपल सा बात है ना, आप तो फोकस करना, आप पहला ग्राफ फोकस करना ऊपर वाला ग्राफ पे। ये जो यहाँ से ये जो हम ऐसे लाइन जो खींच रहे हैं, लाइन बता क्या रहा है, वर्टिकल लेंस बताता क्या है फ्रैक्शन के बारे में। जो वर्टिकल लेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं ये अल्टीमेटली क्या है, ये वाई एक्सिस का हाइट है, क्या है, वाई एक्सिस का हाइट है। तो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है, वैसे फ्रैक्शन है ना। तो आपको बहुत फंडामेंटल समझ आ रहा है कि अगर लाइन को हम जोड़ते चले जाए तो ये लाइन ऐसे ऐसे आते जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एरिया को हम ड्रॉ करते जा रहे हैं, लाइन शॉर्ट लाइन से एरिया बनते जा रहा है पूरा, क्या सर। तो अगर अगर मान लीजिए ये सबको जोड़ते चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ से जोड़ रहे हैं तो सबको ऐड करते जाओगे, तो बेसिकली आप क्या करो, फ्रैक्शन को जोड़ रहे हो, तो सारे फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा, 1 होगा ना जी सैंपल में। होल होगा, यस सर। हाँ, ये 1 होगा। अगर यहाँ भी 1 होगा तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे तो पार्टिकल तो उतना ही है ना, पार्टिकल तो चेंज हुआ नहीं है, तो अभी भी फ्रैक्शन, तो नया जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो ग्राफ है ना, जैसे नीचे वाला है, तो उसमें फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए, उसमें क्या होगा, 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ जो होगा इसमें फ्रैक्शन का सारे का सम क्या 1 होगा। इससे देखना दोनों ग्राफ का एरिया क्या हुआ, सेम होगा। तो इसलिए अगर इस जोन में अगर एरिया घटा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एरिया बढ़ गया। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो आपको पता होना चाहिए। पर क्या होता है, आपका पार्टिकल का नंबर, यानी आप, और ये फ्रैक्शन जो है हायर जोन में फ्रैक्शन इंक्रीज करता है, हायर जोन में फ्रैक्शन इंक्रीज करता है, और आपका जो मोस्ट प्रोबेबल का जो फ्रैक्शन है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज करता है, और आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज कर जाता है। देखो आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आपका आरएमएस स्पीड तीनों बढ़ेगा, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला क्या था, तीनों के फॉर्मूला में रूट टी का वैल्यू था।
2RT/m 3RT/m ऐसा कुछ था ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्या होगा, आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, आपका आर मॉस टोटल स्पीड होगा, आपका आरएमएस स्पीड होगा, सबका सब इंक्रीज करेगा। बट जो फ्रैक्शन उसको अक्वायर करेगा ना, फ्रैक्शन में घटेगा। तो जो जितना पार्टिकल उसको अक्वायर करने वाला था नया तो वो डिक्रीज करने वाला है। ठीक है। यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपका हायर जोन का हायर वेलोसिटी का फ्रैक्शन इंक्रीज करता है। अगला इम्पैक्ट क्या होगा, आपका मॉस टोटल स्पीड बढ़ेगा, आपका आरएमएस स्पीड बढ़ेगा, आपका एवरेज स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जो अब जो फ्रैक्शन उस स्पीड को अक्वायर करेगा ना, मॉस टोटल आरएमएस एंड एवरेज, उसका फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, उसका फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे मूव करूँ। यस सर, नो डाउट। चलो ध्यान देना। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिंक किया हुआ है, क्वेश्चन लिंक किया हुआ क्लास चैप्टर 2 से लिंक है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उससे टॉपिक लिंक है, इसलिए इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे, छोड़ देना। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा मीन फ्री पाथ। क्या रहेगा, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है पहले डिफाइन करेंगे मेरे को, ध्यान दोगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या आपके पास क्या मीन फ्री पाथ, तो यहाँ पे उसके लिए सिंबल है लेमडा, लेमडा सिंबल डाला हुआ है। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। जब गैसेस पार्टिकल अगर ट्रैवल करता है ना, तो गैसेस पार्टिकल क्या होता है, आपस में कोलाइड करता है, क्या करता है, आपस में कोलिजन करता है। तो गैसेस पार्टिकल क्या होगा, आपस में कोलिजन करेगा। ठीक है, कोलिजन करेगा तो मान लो कि आपके पास गैस का पार्टिकल बहुत ज्यादा है, मान लो यहाँ पे बहुत सा गैस का पार्टिकल होगा, तो ये आपस में कोलाइड करेगा, तो कोलाइड, ध्यान देना, यहाँ पे कोलिजन एक नहीं होगा ना, तो गैस का पार्टिकल का स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट समझ जाओ 10⁴ मीटर पर सेकंड। सोचो 10⁴ मीटर, 10⁵ मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल क्या होगा, तो मान लो कि गैस का पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे क्या होगा, इस पार्टिकल से आकर टकराएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसके टकराने के बाद एक नया पार्टिकल यहाँ पे इधर मूव करेगा। ठीक है, ये कुछ इस पार्टिकल का मोशन में मेरा फोकस है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, इससे टकराया, मे भी फिर इससे टकराने आ जाए, तो ऐसा करके तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये कॉलिजन कर रहा है। तो पॉइंट क्या है ना, कि मीन फ्री पाथ डिफाइन कैसे किया गया था, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उसको बोला गया लेमडा। मतलब एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कोलिजन कर रहा है तो इसमें क्या होगा, किसी दो कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोला गया, उसका मीन फ्री पाथ बोला गया। तो डेफिनेशन क्लियर हो आप लोग को। ठीक है, यस सर, किसी को डाउट नहीं है, ध्यान दे, नो डाउट। ध्यान देना इस पे, अब ध्यान दो। तो ये तो डेफिनेशन हो गया अपना, ये तो अपना डेफिनेशन हो गया। दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोला गया है मीन फ्री पाथ। अब उसके लिए एक अपने पास क्या फॉर्मूला देते हुए, फॉर्मूला क्या लेमडा के लिए, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। क्या है, सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। यहाँ पे दो नया टर्म है, एक सिग्मा का नया टर्म है और एन स्टार एक नया टर्म है, दोनों का मतलब क्या होता है समझाते हैं। तो सिग्मा का मतलब समझोगे, जब अगर मान सिग्मा किसको डिफाइन किया, तो सिग्मा ध्यान देना कि अगर मतलब अगर पार्टिकल का साइज सेम है, तो सिग्मा बेसिकली क्या होता है ना, कि जो कोलाइड करने वाला पार्टिकल्स है ना, जो कोलाइड वाला पार्टिकल उसका अपना डायमीटर होगा, उसका डायमीटर को बोल दिया सिग्मा 1 + सिग्मा 2 बोल देंगे। ठीक है, दोनों के जो कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स उसका डायमीटर का एवरेज, यानी इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, दोनों का एवरेज को बोला गया सिग्मा बोला गया, दोनों का एवरेज को बोला गया सिग्मा। तो अगर आपका पार्टिकल अगर सेम साइज का होगा तो दोनों का डायमीटर क्या होगा, सिग्मा सिग्मा होगा। उस केस में सिग्मा एवरेज का वैल्यू भी क्या होगा, सिग्मा ही निकलेगा, उस केस में सिग्मा ही निकलेगा। तो अगर पार्टिकल डिफरेंट का होगा तो दोनों का एवरेज निकाल लेना, पार्टिकल सेम रहेगा तो जरूरत नहीं, जो उसका डायमीटर वही तुम्हारा सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा, समझ में आया। सिग्मा बेसिकली क्या है, कोलाइडिंग पार्टिकल के डायमीटर का एवरेज। तो अगर आपका पार्टिकल अलग अलग साइज का होता है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर पार्टिकल सेम साइज का होगा
उस केस में जो एवरेज होगा वो डायमीटर के इक्विवेलेंट आ जाएगा और फिर डायमीटर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा के बारे में कॉन्सेप्ट। अब यहाँ बात करते हैं एन स्टार क्या होता है। यहाँ बात करते हैं एन स्टार क्या होता है, ध्यान है ना। एन स्टार का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पार्टिकल्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग सोच सकते हैं। तो आप लोग के लिए आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी कर लो क्या है एनआरटी। आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है इक्वल टू एनआरटी। अब इक्वल टू एनआरटी में अगर मोल होता है ना, मोल को हम क्या लिख सकते हैं, तो लोग पढ़ चुके होंगे। तो मोल को हम लिख सकते हैं पार्टिकल का नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। तो मोल के बराबर लिख सकते हैं, पता था मोल में। मोल क्या होता है, नंबर दिया रहा है तो क्या करेंगे, नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। ये होता है क्या, ये आपका होता है आपका पार्टिकल, यानी आपका ये इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इसको पुट कर देंगे या मोल के बदले, तो मोल के बदले पुट करके क्या होगा, n बाई एवोगाड्रो नंबर RT हो गया। अब क्या करेंगे, आप एवोगाड्रो नंबर को लेफ्ट में ले लो और RT को भी लेफ्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को राइट में कर लो। इसमें मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम को राइट में भेज दे और RT और एवोगाड्रो नंबर को लेफ्ट में ले लो, तो आपका ये हो जाएगा, आपका लेफ्ट में आ गया सारा। राइट में क्या होगा, राइट में n बचेगा और नीचे डिवाइड होगा वॉल्यूम से। राइट में n होगा और नीचे डिवाइड होगा वॉल्यूम से। n क्या है, नंबर पार्टिकल, और v क्या है, वॉल्यूम है। तो n बाई v को क्या बोल सकते हैं, n बाई v को बोल सकते हैं n स्टार। n बाई v क्या हो गया, n स्टार हो गया। नंबर पार्टिकल और वॉल्यूम क्या होगा, आपका हो जाएगा n स्टार, यानी नंबर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका n स्टार। तो क्या होगा, तो n स्टार के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो n स्टार के लिए फॉर्मूला निकल के आ जाएगा E बाई R Na बाई T। ठीक है, इसमें देखना आपका जो Na है, Na कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या, P और T वेरिएबल रहेगा। इसका मतलब जो n स्टार है, n स्टार को लिख सकते हैं n स्टार इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू P बाई T, समथिंग कांस्टेंट इनटू P बाई T, यानी n स्टार इज प्रोपोर्शनल टू P बाई T रेशियो, प्रोपोर्शनल टू P बाई T रेशियो। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम अगर पूछना है पूछो, तभी आप सीखोगे। कहीं प्रॉब्लम और पूछना फटाफट। ठीक है, फिर स्नाता समझ आ गया बच्चा? आदित्य, यस सर। ठीक है, ध्यान देना। तो मैं नीचे मूव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग निकाल चुके हैं कि लेमडा जो है, लेमडा जो है समथिंग कांस्टेंट इनटू P बाई T है। तो सॉरी, लेमडा हो रहा है n स्टार, तो n स्टार प्रोपोर्शनल टू P बाई T। तो ध्यान देना, आपका जो लेमडा का जो फॉर्मूला था, लेमडा का फॉर्मूला क्या था, लेमडा का फॉर्मूला में समथिंग क्या था, 1/√2, और क्या था जी, पाई था, और क्या था, n स्टार था, और क्या था, कुछ टेम्परेचर था। ऊपर का फॉर्मूला क्या था, नोट्स में देखो थोड़ा सा। तो रूट 2 था, पाई था, n स्टार था, और भी कोई टर्म था क्या, कुछ टर्म था क्या? एक सेकंड करो, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, याद रखो। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर था, सिग्मा स्क्वायर था। ठीक है, ना यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, ये आपका लेमडा का डिपेंडेंस है। अब जो n स्टार है, n तो कहेंगे कि लेमडा क्या है, लेमडा n स्टार इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और n स्टार क्या है, P बाई T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो n स्टार नीचे होगा तो क्या होगा आपका, जो, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता है क्या, कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू P बाई T, यानी n स्टार को उल्टा हो जाएगा, लेमडा प्रोपोर्शनल टू P बाई T हो जाएगा। यानी अब ध्यान दें, यानी लेमडा T बाई P का रेशियो है। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस केस में लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा।
ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो ध्यान है ना, आप लोग पता है ना, तो फिजिकल में क्या होता है, एनआरटी होता है, फिजिकल में क्या होता है, एनआरटी होता है। तो अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल एनआरटी में, उसमें ध्यान है ना, अगर आप पी बाई पी करते हो, तो पी बाई पी करेंगे तो क्या होगा, भी बाई एन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट अगर मान लेते हैं हम, तो वी एन आर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब पी बाई पी का रेशियो कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं तो क्या होगा, मोल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो उसके में क्या होगा, पी बाई पी का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पी बाई पी का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं तो क्या होगा, उस केस में आपका टी बाई पी या फिर पी बाई टी का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आपका लेमडा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपका लेमडा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका लेमडा चेंज नहीं करता है, किसी डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे भी सोचते हो क्योंकि पार्टिकल नंबर फिक्स है, पार्टिकल का नंबर अगर फिक्स है और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल का नंबर और वॉल्यूम का वैल्यू भी क्या है, आपका एन कांस्टेंट था और वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एन स्टार है, एन स्टार कांस्टेंट हो गया। तो जिस पे डिपेंड कर रहा था लेमडा, वही क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो क्या होगा, आपका लेमडा चेंज करेगा, नहीं करने वाला है। लेमडा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा उस केस में। यानी उस केस में मीन फ्री पाथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को, नहीं? तो ध्यान है ना, नहीं तो आप लोग ध्यान दो। नीचे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वेसल है, एक वेसल में हम लोग यूरेनियम रखे हैं, 1 मोल यूरेनियम है और 1 मोल एयर है, ठीक है। अब आप लोग पता होगा कि यूरेनियम क्या होता है, डीके करता है, वो पढ़े हो ना, यूरेनियम क्या होता है, डीके करता है, ठीक है। यूरेनियम डीके करेगा तो क्या होगा, आपको एक इक्वेशन लिख के हम बता दे रहे हैं, तो यूरेनियम का डीके का इक्वेशन आपको लिख के बता दे रहे हैं, या इवन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। यूरेनियम जो डीके करता है ना, यूरेनियम डीके जब करेगा तो आपका वो लेड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से यहाँ पे एक्स लिखा हुआ, बट आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे हीलियम निकलता है, क्या निकलता है, हीलियम निकलता है। और हीलियम का जो मोल होता है वो होता है आपका 8 मोल, क्या होता है, 8 मोल हीलियम निकलेगा, ठीक है। तो जब यूरेनियम डीके करेगा तो लेड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे एक्स टाइप की ये जो चैप्टर है लिंक किया गया केमिकल काइनेटिक्स से, क्लास 2 का चैप्टर है, तो क्लास 2 से लिंक करता हुआ क्वेश्चन है। तो उस अब चूंकि उसको पढ़े नहीं होना, तो आप यहाँ से एक्स फाइंड नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए आसान करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यूरेनियम जब डीके करेगा ना तो लेड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे 8 मोल क्या निकलेगा, हीलियम निकलेगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट मिल गया आपको। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जब अभी का प्रेशर को हम बोलते हैं पी इनिशियल, मतलब यूरेनियम जब लेंगे उस केस में जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं पी आई, यानी इनिशियल प्रेशर बोल देंगे। और जब यूरेनियम डीके कर जाएगा उस केस का प्रेशर को बोल रहे हैं कि पीएफ बोल रहे हैं, पीएफ मतलब फाइनल प्रेशर बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोला गया था, ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि आपका जो फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इस रेशियो को सर आपको निकालना है। 9:1 आया। क्या सर माइनस, 9:1। हाँ 9:1, ठीक है। यस। तो ये जेड वन का क्वेश्चन था, तो आपको प्रेशर का रेशियो निकालना था। तो क्वेश्चन वो सिंपल समझ लेना कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल तो होता है गैस का मोल, प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा गैस के मोल के। तो गैस के मोल का प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे गैस का मोल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे गैस का मोल 1 ही मोल है, क्योंकि यूरेनियम पे क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली मोल क्या होगा, 1 होगा, किसका, एयर का होगा, ठीक है। एयर का 1 मोल आपके पास है। जब डीके करेगा तो एयर का मोल में तो कुछ चेंज नहीं होगा, एयर तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा ना, एयर तो कहीं जाएगा नहीं। तो एयर तो 1 मोल है, प्लस आपका और क्या नहीं कर रहा, 8 मोल क्या नहीं कर रहा है, हीलियम निकल रहा है। तो जब डीके करेगा तो डीके करने के बाद क्या होगा, 1 मोल होगा एयर का और 8 मोल होगा हीलियम का। तो गैस टोटल हीलियम कितना, का, यस सर। तो गैस टोटल मोल कितना होगा, 9 मोल हो गया। तो आपका जो इनिशियल प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल टू 1 होगा, और फाइनल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 9 होगा। तो रेशियो लोगों तो क्या होगा, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है कट जाएगा, 9:1। तो पीएफ बाई यस पीआई सर। क्या हो जाएगा, 9:1। 9/1। यस सर। ठीक है, इसको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन पे, चलो
नो सर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं क्वेश्चन को। सर वो एक्स हम कैसे निकालते सर? एक्स निकालने के लिए देखो आपको होता क्या है ना, तो मैं बता देता हूँ एक्स कैसे निकालते हैं। एक्चुअली जब डीके होता है ना, तो ध्यान देना, इसको यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ। यूरेनियम है, ऊपर मास नंबर होता है, तो ऊपर 238 है और नीचे क्या है 92 है। ठीक है, तो डीके करेगा तो क्या लेड में करना चाहिए, तो लेड में नीचे 2 है और ऊपर क्या है 20। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स हीलियम है, क्या है एक्स हीलियम है, बस इतना ही था। ये जो और एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं, गामा पार्टिकल्स, ऐसा कोई काम नहीं है, छोड़ो इनको, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से को निकाला, तो ध्यान है ना। और हीलियम का मास कितना होता है, हीलियम का मास होता है 4, तो वो 4 होगा, उसका 2 नंबर 2 होता है। ध्यान है ना, जब डीके होता है तो डीके जब भी होता है, डीके करते हैं तो हम हमेशा ऊपर देखते हैं, ऊपर वाला देखते हैं, तो मास नंबर उसको फोकस हमेशा करना। ठीक है, नीचे वाला को मत देखना, नीचे मत देखना, हमेशा देखना आपको ऊपर वाला मास नंबर। मास नंबर में जो होगा, मास नंबर कंजर्व होता है, इसका मतलब देखना 238 शुरू में मास कितना था 238 था, उसमें से 206 कहाँ चला गया, वो चला लेड में, तो बचा मास और कितना एडजस्ट करना आपको, तो बचा हुआ मास एडजस्ट करना है 32, तो 32 मास मस्ट बी इन हीलियम, मस्ट बी इन हीलियम। तो हीलियम का एक पार्टिकल का मास चूंकि 4 होता है, तो 32 मास में के लिए कितना हीलियम चाहिए होगा आपको 8, वहां से निकलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली अल्फा डीके कैन चेंज द मास। ठीक है, यानी मास जो चेंज, ये जो हीलियम निकलता है ना, हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम का न्यूक्लियस यहाँ निकलता है, तो हीलियम से ही मास चेंज होता है। बाकी आप लोग पढ़ोगे फ्यूचर में, तो बीटा डीके गामा डीके से मास चेंज नहीं होता है, तो यहाँ जो भी मास चेंज हो रहा है ड्यू टू डीके ऑफ हीलियम हो रहा है, तो बाकी डीके को हम कंसिडर नहीं करें कि मास में चेंज करेगा नहीं, तो बाकी डीके से मास में चेंज नहीं होगा, ओनली चेंज होगा ड्यू टू हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल से के कारण होगा मास चेंज, तो उसके लिए सिंपली ये काम कर देंगे, तो मेरे को कितना हीलियम का पार्टिकल निकलने वाला पता चल जाएगा। ठीक है, क्या था कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, अब ध्यान दोगे, एक अगला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क रहेगा, घर में ट्राई करना उसको, टाइम का नहीं तो बता पाए। एक नया टर्म डिफाइन किया गया तेरे सामने, ठीक है, नया टर्म डिफाइन किया गया डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। क्या है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, जिसको डीसी शॉर्ट में बोला गया, डीसी क्या बोला गया है, डीसी। तो बोला गया है आपका जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एंड डीसी है वो प्रोपोर्शन टू होता है लैम्डा, लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ के प्रोपोर्शन है, और क्या है प्रोपोर्शन टू है वेलोसिटी एवरेज, प्रोपोर्शन टू है वेलोसिटी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है। अब बोला क्या गया है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है 4 टाइम्स से, यानी टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, और आपका जो प्रेशर है, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं 2 टाइम्स से, 2 टाइम्स से, तो टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो अब बोला गया है कि जो नया डीसी होगा, यानी जो नया डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा और जो पुराना वाला वैल्यू था, दोनों का रेशियो क्या होगा, डीसी ओल्ड बाय डीसी न्यू का वैल्यू हमको निकालना है। बात समझ में आया? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एक वेरिएबल को हम डिफाइन किए हैं जो कि प्रोपोर्शनल टू होगा लैम्डा इन वेलोसिटी एवरेज, ये दोनों क्वांटिटी के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे और प्रेशर को ट्वाइस इंक्रीज कर दे, तो जो नया डीसी होगा यानी जो नया डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा और जो पुराना वाला डिफ्यूजन कोएफिशिएंट था, दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट क्लास में बना कर रखना, इसको और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नेक्स्ट जेएमएन के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7। अच्छा सुनो, जो डाउट है भेज देना, मैं उसको रिकॉर्ड करके मैं अब डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, वो भी कर सकता हूँ मैं। आप लोगों को जो जेई में दिक्कत होगा वो मुझे भेज देना, जेई में और नीट में मैं रिकॉर्ड कर डाल दूंगा, रिकॉर्ड करके। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। ठीक है, चलो गुड नाइट सर। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।